हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा आप लोग उठाइए। हमने जो टॉपिक पढ़ाया था उत्तरकालीन मुगल सम्राट या आयोग मुगलों के काल के बारे में, उससे संबंधित प्रश्न मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग लगातार मेरे वीडियो सुन रहे हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। कोई भी टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर आप करिए, उससे आपका बहुत से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन चाहे एसएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, टीजीटी, जहां भी मिले आप क्वेश्चन को कलेक्शन जरूर करिए, उनको देखते रहिए। कहा जाता है कि पढ़ने से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको याद ज़्यादा होगा, और पढ़ करके अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी हद तक आप याद कर लेंगे। उसी पर हमने इस क्वेश्चन बनाए हैं। चूँकि काफ़ी क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, लेकिन इन क्वेश्चनों से कई क्वेश्चन कैसे निकलेंगे हम उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को डिटेल से। पहला क्वेश्चन है, निम्न मोगल बादशाहों का सही कालक्रम लिखिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी टाइमिंग अगर आपको याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फारुखसियर की टाइमिंग है 1713 से 1719, जहांदार की टाइमिंग 1712 से 13, अहमद शाह की टाइमिंग है 1748 से 54, और सालम की टाइमिंग 1759 से 1806, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। तो अगर आप उसके आगे टाइमिंग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे क्वेश्चन को आप कालक्रम में लगाने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो इसका क्या होगा, तो पहला होगा इसमें बी होगा, पहले बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद आपका सी आएगा, और उसके लास्ट में आएगा डी। ये आपका BACD कालक्रम है। अब दूसरी सूची क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जो ये मैचिंग है ये इससे सुमेलित करना है। तो अब जैसे बहादुर शाह को क्या उपाधि मिली थी, जैसे आप लोग बताए थे, तो इसकी उपाधि थी साहिब खबर। हमने क्रम से लिख दिया ताकि आपको आसानी रहेगी। इसका नाम मुअज्जम भी मिलता है। खफी खान ने साहिब खबर की उपाधि दिया था, इतिहासकार खफी खान ने। फारुखसियर को घृतकायर कहा गया है, कभी किसी का सहारा लेता था, कभी किसी का सहारा लेता था। मोहम्मद शाह की उपाधि रंगीला थी, क्योंकि आपको बताया था पशु पक्षियों का, स्त्रियों का नृत्य संगीत इसको पसंद था। और बहादुर शाह जफर नाम से शेर व शायरी लिखता था, इसलिए इसका उपनाम जफर पड़ गया। बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। तो इस देखिए कहीं से कहीं कैसे कैसे क्वेश्चन निकल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में किन किन मुगल शासकों का कब्र भारत से बाहर है। देखिए ध्यान रखिए, क्या पूछ रहा है, वर्तमान में, करेंटली पूछ रहा है। तो बाबर का कब्र आप जानते हैं कि ये भी विदेश में है, काबुल में है। जहांगीर का कब्र ये भी क्या है, बाहर है, लाहौर में है, शाहदरा में दफनाया गया था। और बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जाना जाता है, अभी हम बता रहे थे आप लोगों को, इसका भी रंगून में है। तो तीनों की कब्र भारत से बाहर है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चौथा है, निम्नलिखित में कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था। ये देखिए नहीं था, ध्यान रखना है, हाँ नहीं, ये इस पर भी क्वेश्चन में ध्यान रखा कीजिए आप लोग। पहला है विदेशी आक्रमण, दूसरा है कृषक असंतोष, तीसरा है कमजोर उत्तराधिकारी, और चौथा है प्राकृतिक आपदाएं। तो ध्यान रखिए, ये भी था, ये भी था, ये भी था, प्राकृतिक आपदाएं नहीं था। ऐसा कोई आपदा नहीं पड़ा जिससे हो जाए कि नहीं भाई मुगल साम्राज्य पतन हो जाएगा, ऐसी कोई कारण नहीं था। तो ये इसका आंसर होगा प्राकृतिक आपदाएं, ये नहीं था। ये जो है ये सारी चीजें विद्यमान थी, क्योंकि विदेशी आक्रमण भी हुआ था, कृषक में असंतोष भी था, और कमजोर उत्तराधिकारी तो आप जान ही रहे हैं कि इतने कमजोर थे कि धीरे धीरे सत्ता इनसे क्या हो गया, दूर हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, मुगलों के सिक्के किसके काल में बंद हो गए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो अकबर द्वितीय काल में, कि बहादुर शाह जफर के काल में, कि शाह आलम के काल में, कि मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। अगर आप लेक्चर सुने होंगे, हम बोर्ड पर लिखवाए भी थे, तो आप इसको सही कर लेंगे। तो ये था अकबर द्वितीय, इसका आंसर होगा अकबर द्वितीय।
अकबर द्वितीय के बारे में और भी बता दें, क्वेश्चन यहां भी बनता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला ये पहला मुगल बादशाह था। 1806 से 1837 की टाइमिंग है। इसी ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर के और इस लंदन भेजा था। खैर, अब छठवां क्वेश्चन क्या है? मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में, ध्यान रखिएगा, पंजाब में एक सूबेदार महिला थी, नियुक्त किया गया था। कौन महिला थी? नासिरा की मुगलानी बेगम की उधम बाई या चांद बीबी? अब आपको आंसर, अगर आप लेक्चर सुने होंगे ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है बड़े एग्जामों में। तो ये थी मुगलानी बेगम, इसको भी हमने चर्चा में किया था, बताया था। सातवां है, नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता का लोप हो गया था, मतलब खत्म हो गया था, और फारसी राज्य प्रारंभ हो गए थे, अफगानी राज्य प्रारंभ हो गए थे। चाहे फारसी राज्य कही, चाहे अफगानी राज्य की बात की, प्रारंभ हो गए थे। तो कौन सी तिथि? ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च को हुआ था कि 10 फरवरी 1739 को हुआ था कि 20 अप्रैल को हुआ था कि 20 जनवरी को हुआ था? अब आपको अगर लेक्चर सुने होंगे, डेट भी हम बताए थे उसमें, तो ये आंसर होगा 20 मार्च को सत्ता क्या हो गई थी? नादिर शाह के हाथ में चली गई थी। उसने सिक्के ढलवाए, अपने नाम पे खुतबा पढ़वाया, और लेकिन आप जानते हैं फिर सत्ता उसने मोहम्मद शाह को दे दिया था। आठवां क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नादिर शाह के बारे में आप बता दें, अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन लगते हैं। इसे कहाँ का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने क्या क्या लूटा? तो उसमें महत्वपूर्ण क्या था? तो तख्त ताउस था। तख्त ताउस जिसको हम मयूर सिंहासन कहते हैं, उसी में कोहिनूर हीरा भी जड़ित था। इसी में नाम कोहिनूर भी दिया था उस हीरे का नाम। कोह माने होता है पत्थर, नूर माने होता है चमकना। तो देखिए एक ही जगह से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो 20 मार्च को तिथि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, दुर्रे दुर्रानी युग का मोती किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी है। तो नादिर शाह को कहा गया है कि जहांदार शाह को, कि अहमद शाह अब्दाली को, कि इनमें से कोई नहीं। ये भी हमने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो इसका आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली, जो भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। ये याद रखना है आप लोगों को। ये कितनी बार अहमद शाह अब्दाली ने, ये नादिर शाह का सेनापति भी था और बहुत योग्य था। और इसके बारे में नादिर शाह ने कहा था, पूरे मध्य एशिया में ऐसा योग्यवान और चरित्रवान भी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तो इसे कहा गया दुर्रे दुरानी युग का मोती। 9वां क्वेश्चन है, किंग मेकर या राजा बनाने वाले या निर्माता के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए एक ही शब्द को कैसे कैसे लिखा जाता है। तो ईरानी गुट को जाना जाता है, कि तुरानी गुट को जाना जाता है, कि सैयद बंधुओं को जाना जाता है, कि अफगानी गुट को जाना जाता है? तो ये इसका आंसर होगा सैयद बंधु। हमने बताया था हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ये भारतीय मुसलमान थे, हिंदुस्तानी गुट के थे, और इन्हें ही भारत के इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, किंग मेकर के नाम से किसके किसे जाना जाता है। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को याद रहेगा उन क्वेश्चनों को, क्योंकि हमने बताया था कि भाई सारी चीजों को लिखना संभव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे निकलते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे आपको हम बता दें बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम के बारे में सिडनी ओवन ने क्या कहा है, ये ध्यान रखिएगा कि सिडनी ओवन ने क्या कहा है। सिडनी ओवन इसी ने कहा है कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में अच्छे कुछ शब्द कहे जाते हैं, स्टेटमेंट भी आते हैं। तो सिडनी ओवन का भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि लाल कुंवर नामक गणिका जो नाचने का किस किस दरबार में थी, तो इसका आंसर होगा जहांदार शाह। जहांदार शाह। देखिए
लाल कुंवर नामक, इसकी भी हम चर्चा किए थे। यह क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का जब युद्ध हुआ था 1757 में, ध्यान रखिएगा 1757 प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसके शासन काल में हुआ था? अगर आपको मुगल सम्राटों के डेट याद है, हमने जब पहला दिन लेक्चर दिया था इस पे, तो हमने कहा था कि आपको यही ध्यान रखना कि इन किन मुगल सम्राटों के समय कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। तो अगर प्लासी का युद्ध का आपका टाइमिंग याद है, आप मुगल सम्राट को नहीं याद हो तो नहीं कर पाएंगे। तो ये आंसर होगा आलमगीर द्वितीय। आलम द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। पूछे कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया तो उस समय कौन मुगल सम्राट था? आप जानते हैं बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764। तो डेट अगर याद होगा कि 1759 से लेकर के 1806 तक शाह आलम द्वितीय था, तो आप आंसर कहेंगे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बारे में बता दें, ये प्रथम मुगल सम्राट है जो अंग्रेजों का पेंशनर बना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के समय अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें हैं। तो क्वेश्चन को कैसे कैसे निकलता है, कहां कहां से निकलता है, ये सबसे जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कौन ऐसा अवध का नवाब था जो वजीर के भी पद पे आया था, जिसकी हम चर्चा किए थे। नवाब और वजीर दोनों एक साथ कहां पे प्रयुक्त होने लगे? तो सफदरजंग, ये भी याद दीजिएगा, सफदरजंग। यह अवध का नवाब भी था और मुगल सम्राट का वजीर भी था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन जो है नवाब और वजीर दोनों था? तो सफदरजंग, जो शहादत खां का भतीजा था और बाद में उसका दामाद भी बन गया था। तो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे निकलते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। अब जैसे पूछते कि किस मुगल सम्राट की मृत्यु पेचिश से हुई थी, किसकी क्षय रोग से हुई थी? तो अगर आपको पता है कि नहीं भाई रफीउद्दौला, रफीउद्दरजात भी कुछ दिन के लिए बने थे, तो एक की मृत्यु पेचिश से हुई, एक की मृत्यु कहते हैं क्षय रोग से हुई, तो आपको क्वेश्चन पकड़ने में आसानी रहेगा। या पूछे कौन ऐसा मुगल सम्राट है जो सबसे कम टाइम तक गद्दी पर रहा? तो जब आप हमारे उसमें लेक्चर में सुनेंगे तो उसमें हम एक करके लिखवाए हैं कि ये फलाना व्यक्ति, ये सम्राट इतने समय तक था। और जब आप नहीं सुने हैं या नहीं ध्यान दिए हैं तो आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या पूछे कि स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उसमें सबसे ज्यादा तो उसमें कौन मुगल सम्राट था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। या पूछे कि दरबार में कितने गुट थे? तो 4 गुट थे। तो ये कौन कौन थे? ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी, ये 4 गुट थे। तो आपको जब ये पता रहेगा तो आप कर लेंगे। विलियम अर्विन के अनुसार 4 गुट के उसे तो गुट कई थे। तो ये 4 गुट थे, ये इस पर आपको ध्यान देना है। तो कहां कहां से क्वेश्चन निकलते हैं, कहां कहां से नहीं, इसकी ध्यान में रखना जरूरत है। इसलिए हमने इन सम्राटों के बारे में बताया, इनके बारे में कहां कहां से कैसे कैसे चीजें हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल से बताया कि देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है, यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है। तो ये हमारा कहने का मतलब था कि क्वेश्चन जरूर करिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं जितना हो सके क्वेश्चन आप करेंगे। उपाधियों के बारे में बता दिए, कौन कौन उपाधि है, कहाँ कहाँ से आपको उपाधि याद करना है, हत्या हुई, किसकी हत्या हुई कि नहीं हुई। जैसे जुल्फिकार खां था तो उसकी सहायता से कौन गद्दी पर बैठा, सैयद बंधु की सहायता से कौन गद्दी पर बैठा, इसको भी याद था। निजामुल मुल्क कौन था, इसकी भी हम चर्चा किए थे। हम जब स्वतंत्र राज्य बताएंगे अगले टॉपिक में तो उसमें हम बृहद रूप से उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रख के चलना है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, हमको यहाँ से पढ़ना है। कौन ऐसा मुगल सम्राट था जो अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद से काफी लंबे टाइम तक शासन किया? तो वो था शाह आलम द्वितीय। हमने बताया था 65 से 72 तक था। या पूछे कि मराठों ने किस मुगल सम्राट को दिल्ली के तख्त पर बैठाया था? तो ये है शाह आलम द्वितीय। मतलब एक ही जगह से देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं। 1772 में इसको मराठों ने जो है दिल्ली के तख्त पर क्या किया था? बैठाया था। तो किसको अंधा कर दिया गया?
तो हमने बताया था कि शाह आलम द्वितीय को ही गुलाम कादिर जो सरदार था उसने क्या किया कि इसको सुआ घोप के इसकी आंखें क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था, बाद में हत्या भी कर दिया उसकी। तो कहीं से भी क्वेश्चन निकल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ पढ़ना है उसको उसमें सोचते रहना है कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें निकल रही हैं, कहाँ कहाँ से कैसी कैसी क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन जो है काफ़ी हद तक ऐसे पता चल जाएगा, और जो बढ़िया क्वेश्चन है उसको आप अपने क्वेश्चन बैंक से या अन्य जगहों से आप उसको देखते रहिए, तभी आपका जो है बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में चला जाएगा। या पूछे कि भाई कौन ऐसा मुगल बादशाह था जो कभी महल से निकलता ही नहीं था, 6 महीने हरम में रहता, तो अहमद शाह था। हाँ, थोड़ा सा खांसी भाई आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा पानी लेना पड़ा। तो हम बता रहे थे कि क्वेश्चन का जो स्वरूप जो है कैसे कैसे आते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन निकल सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन कई बार रिपीट करते रहते हैं, कई बार आते रहते हैं, उन पर भी आप फोकस करते रहिए। घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो अब जैसे हम बताए कि नादिर शाह के बारे में, तो नादिर शाह के बारे में जरूर जानिए कि नादिर शाह ने कब आक्रमण किया, किस युद्ध में उसने महत्वपूर्ण, कौन सा करनाल का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था, उसमें किसको पराजित किया। तो आपको जब डेट याद रहेगा, क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन को क्या कर जाएंगे, सही कर जाएंगे। मराठों ने आक्रमण किया मोहम्मद शाह के समय, किस समय किया, कौन आक्रमण किया, तो हम बताए थे आप लोगों को 1737 में मराठा जो पेशवा था बाजीराव ने किया 500 सैनिकों के साथ। और 500 सैनिक उसके आप जानते हैं कि लगभग 70-80 हजार सैनिक थे, भारी पड़ गए मराठों के उसके ऊपर, और ढेर सारा धन देकर वापस किया। तो यहां पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रख करके पढ़ाई करना है। क्वेश्चन इसलिए हम हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे बहादुर शाह प्रथम के बारे में देख लीजिए, हमने उसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि किस युद्ध में उसने पराजित किया, तो जजाओ के युद्ध में पराजित किया। किसको पराजित किया, तो आजम खां को पराजित किया, क्योंकि वो भी दावेदार था सत्ता का। वही आजम खां जिसके बारे में हम चर्चा की थी कि जिसने कहा था कि एक चादर के नीचे 10 सन्यासी रह सकते हैं, लेकिन एक साम्राज्य के अंदर 2 बादशाह नहीं रह सकते हैं। शेख सादी का स्टेटमेंट है, बातें हैं। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन निकलते हैं। अब जैसे पूछे कि अब्दुल्ला खां को किस पद पर फारूक ने दिया था, तो आप जानते हैं कि वजीर का पद था। हुसैन अली किस पद था, तो मीर बख्शी के पद था। मीर बख्शी क्या था, सेनापति का पद था। फारूक ने किसके बारे में कहा था कि उसके शब्द और अक्षर हमारे शब्द और अक्षर हैं, तो ये मीर जुमला के बारे में कहता है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो है आपके निकलते हैं, और आपको उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान में देना है, तो आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। अब अगला हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो स्वतंत्र राज्य होंगे, जिसमें हम राजपूत राज्य के बारे में बताएंगे, जयसिंह के बारे में बताएंगे, हैदराबाद के बारे में, निजामुल मुल्क के बारे में बताएंगे, जिसे चिनक्रीज खां कहा जाता है। उसको कौन कौन सी उपाधि मिली तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद जाटों के बारे में चर्चा करेंगे, अवध के बारे में चर्चा करेंगे, सिखों के बारे में बताएंगे, और बंगाल के नवाबों के बारे में बताएंगे। बंगाल के नवाब जो है हमारा अंतिम कड़ी होगा, क्योंकि वहीं से जब हम शुरू करेंगे तो फिर हम पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। फिर अंग्रेज गवर्नरों को बारे में बताएंगे, फिर मतलब वो क्रम, फिर इधर जो बचा हुआ है राजनीति के बताने के बाद वो क्रम जब चलेगा तो फिर अंग्रेजों का भारत में सत्ता की स्थापना से लेकर उनका क्रम वाइज हम क्या करें बताएंगे। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यही नहीं आप शेयर भी करते रहिए। आपको कहीं से भी कोई चीज़ छूट रहा हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप हमको भेजिए, मैसेज करिए। हम कोशिश करेंगे कि एक ही जगह पर आपको बहुत सी चीज़ें दिया जाए। हम बार बार कहते हैं कि जीएस में बहुत टाइम लगता है इसको तैयार होने में, आपको इसमें बहुत समय देना पड़ेगा, क्योंकि तमाम एग्जाम में जीएस का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है।
और जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की वैकेंसी होती है उसमें तो बहुत से ज़्यादा जीएस का पोर्शन होता है। राजस्थान की बहुत सी वैकेंसियों में लोग वहाँ बताते हैं कि जीएस का पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है। तो इस पोर्शन को आप नज़रअंदाज मत करिए। आप अगर आप सोचते हैं कि हम कवर कर लेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत समय देना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। आप मैथ रीजनिंग एक समय सीमा में तैयार कर सकते हैं, लेकिन जीएस को एक टाइम पीरियड में तैयार करना संभव नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक आप फोकस करिए इन चीज़ों पर, जो पोर्शन है, क्योंकि बहुत से लड़के जीएस में जो मानदंड है उसका भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो पास नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो भी कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आप जरूर करें। धन्यवाद।